डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची के जैप वन मैदान में नव प्रशिक्षक आरक्षियों के पारण परेड में शामिल हुए सीएम सोरेन। नव प्रशिक्षक जवानों को ली सलामी। मुख्यमंत्री ने नए जवानों का बढ़ाया हौसला। सीएम ने ईमानदारी और निष्ठा से जिम्मेदारियों के निर्वहन की दी सीख। रायपुर में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम साय ने मूर्ति पर किया माल्यार्पण। रानी दुर्गावती के बलिदान को देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मुंबई लोकल में सीट विवाद बना जानलेवा। चलती ट्रेन में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। बहन ने यात्रियों की चुप्पी पर उठाई सवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप वन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षक आरक्षियों की दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मौके पर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी प्रिया दुबे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जाबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस बीच समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। आपके परिजनों के उस अधूरे रास्ते के सफर को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अब आपके कंधों पे देने का निर्णय लिया है और इस आशा उम्मीद के साथ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बन जाते हैं। पूर्व में आपको कितने अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको बताया गया। निश्चित रूप से उन ट्रेनिंगों का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की विधि व्यवस्था में, राज्य के अंदर घटित घटनाओं पर और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति नहीं करें। एसआईआर के कार्यों को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार दुमका परिसदन के सभागार में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, देवघर एवं जामताड़ा जिले के पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक किए। संथाल परगना में डेमोग्राफी को लेकर आए दिन उठते सवाल एवं एसआईआर को लेकर चुनौती पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को पूरी तरह आत्मसात कर ले। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जिसके कारण किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए वार्षिक रूप से एकल चरण वाली एसएसआर प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इस बार झारखंड में 23 वर्षों के बाद एसआईआर आयोजित किया गया। बैठक में संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सौरभ कुमार भुवानिया, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दुमका अभिजीत सिन्हा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जामताड़ा आलोक कुमार, अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सुलोचना मीणा, तीनों जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ एवं एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनका देवघर जामताड़ा का सभी ईआरओ, एईआरओ, डीओ के साथ में
संदलपरना का कमिश्नर से भी बात हुई। अभी कितना तैयारी किया गया उसका बारे में समीक्षा किया गया उसमें। अभी उनका सब्जेक्ट में मतलब SAR में कितना अंडरस्टैंडिंग है, उनका कोई डाउट होगा तो उसका भी क्लैरिफाई किया गया। अब ये मीटिंग के बाद मेरे आश्वस्त है पर इन लोग को बहुत बढ़िया से नियमानुसार अपने काम का पूरा करेंगे ताकि एक पात्र भारत नागरिक भी इस सूची से वंचित नहीं रहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सौराई पहाड़ के पास सड़क किनारे से बरामद किए गए एक अज्ञात महिला के शव मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आखिरकार पूरे केस का खुलासा कर दिया है, जिसके तहत पुलिस के अनुसार पहले महिला का अपहरण किया गया था, फिर सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई। वही जानकारी मिली है कि मृत महिला रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मृतका अरगोड़ा में ठेला लगाकर जीवन व्यापन करती थी। इसके अलावा इस कांड के अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतका का उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसको लेकर उस शख्स की पत्नी और मृतका के बीच कहासुनी हुई थी। तो वहीं इस मामले पर गंभीर खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 21 जून को जिस महिला का शव तुपुदाना पुलिस ने बरामद किया था, उसकी हत्या भी अवैध संबंध के शक में हुई थी। इस कड़ी में हटिया DSP नीरज ने बताया कि 21 जून की सुबह तुपुदाना ओपी इलाके के सीरी जंगल के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ था। हटिया DSP के अनुसार हत्या अवैध संबंध में की गई थी। आरोपी महिला के द्वारा पहले मृतक का अपहरण किया गया, जिसके बाद उसे तुपुदाना के सीरी जंगल ले जाया गया, जहां महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस अपराध में शामिल एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की SUV कार बरामद कर ली गई है। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि घटना में शामिल अपराधियों द्वारा कार का नंबर बदलकर प्रयोग किया गया था। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री से आज शिया समुदाय के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात कर 26 जून को होने वाले मुख्य जुलूस में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। इस दौरान मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। वहीं मौलाना तहजीब उल हसन रिजवी, केंद्रीय शांति समिति के सदस्य सागर कुमार, समाज सेवी मोहम्मद सरफराज कुमार, उज्जवल महबूब हुसैन, मोहम्मद सोहेल एवं शिया समुदाय के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। समुदाय के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि मुहर्रम का पर्व पूर्ण शांति, भाईचारे एवं धार्मिक अनुशासन के साथ मनाया जाएगा। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ते हुए अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था और उनका बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्कूलों की स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। साथ ही अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और इस अवसर पर सभी समाज के लोगों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, रानी दुर्गावती ने मुगलों से संघर्ष करते हुए अपार शौर्य का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्कूलों की व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उन्हें स्वयं जाकर स्थिति देखनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि वे आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर मुलाकात करेंगे। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है, 463वां बलिदान दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायक गोलन राम जी, पुरंदर मिश्रा जी, विकास मरकाम जी, वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार साय जी और सभी समाज के लोग यहाँ पर मिल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं।
हम लोग के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि हमारे जनजातीय समाज से वीरांगना रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए अपने अपार शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहीद हुई। आज उनको पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में आ गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए। साव ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसे रोकने के लिए बड़ा कड़ा कानून बनाया और समाज के सभी वर्ग इस मुद्दे को लेकर एकजुट है। धर्मांतरण को लेकर दिए गए इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा किया। साव का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मांतरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उस समय प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया। साव ने यह भी कहा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि साहू समाज, आदिवासी समाज समेत विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और सभी मिलकर अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ा विमर्श बनकर नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। लगातार रोज कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई बैठक, कोई ना कोई योजना हमारी चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव आधारित पार्टी है। चुनाव कैसे जीतना, झूठ बोलना पड़े, झूठे वादे करना पड़े और कुछ करना पड़े, यही सब वो सोचते हैं और करते हैं। वास्तविकता ये है कि आज तो कांग्रेस कहाँ सिमट गई है आप सब लोग देख रहे हैं। उनके नेता कोई अभियान चलाते हैं तो पार्टी का नुकसान होता है और पार्टी की ताकत बढ़ती नहीं है। उनके नेता अभियान चलाते हैं, पार्टी को नुकसान होता है। उनके नेता 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। वास्तविकता ये है कि जनता को अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से है। जनता की अपेक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि पार्टी में नियमित रूप से हर महीने पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है ताकि संगठन के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले अभियानों और गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हर महीने आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा प्रदेश स्तर पर तय किए गए कार्यक्रमों को जिला, मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का प्रमुख उद्देश्य होता है। किरण सिंह देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सतत सक्रिय संगठन है और पार्टी के कार्यक्रम पूरे वर्ष लगातार चलते रहते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर संगठनात्मक रणनीति तैयार की जाती है और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक माह में हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होती है, यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित जो कार्यक्रम हमारे बनते हैं पूरे देश में, छत्तीसगढ़ प्रांत में भी उन कार्यक्रमों को, जैसे प्रदेश की बैठक हर महीना होती है प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे कोर कमेटी की बैठक होती है हर महीने, हमारे जिले पर भी हर प्रत्येक महीना में बैठक, हमारे मंडलों की भी प्रत्येक महीना में बैठक, और पहले सप्ताह में जिले की बैठक, दूसरे सप्ताह में मंडलों की बैठक और तीसरे सप्ताह में हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक, चौथे सप्ताह में हम बूथ कमेटी की बैठक करते हैं और अपने कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाते हैं। प्रांत से जिले में, जिले की बैठक से मंडल में और मंडल की बैठक से शक्ति केंद्र में, और शक्ति केंद्र में जो बूथ के लिए कार्यक्रम तय होते हैं वो बूथ तक ले जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मनरेगा को लेकर मंत्रिमंडल ने जी राम जी के प्रावधान को अनुमोदित कर दिया। अब मनरेगा में 40% राशि राज्य वहन करेगा। यह राज्य के खजाने पर बोझ है। राज्य का सारा टैक्स तो जीएसटी के माध्यम से केंद्र के पास जाता है। मनरेगा का बजट भी राज्य सरकार वहन करेगी।
मतलब राज्य के विकास कार्य प्रभावित होंगे। जी जी कानून बने 8 महीने हो गए हैं। अब राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर रहा है। अब तो 4 महीने तक मनरेगा के काम बंद रहेंगे। ऐसे में मजदूरों का क्या फायदा? पहले मार्च में करते तो अभी तक 5 महीने तक लोगों को काम मिलता। उन्होंने मंत्रिमंडल से ने 4000 करोड़ का बजट रखा, जबकि इसके पहले मनरेगा पर राज्य 6200 करोड़ रुपए खर्च करता था। बजट की कटौती बताती है सरकार मनरेगा पर पूरे दिन काम नहीं कर देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार के समय चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया था। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इन योजनाओं का नाम बदलकर फिर चालू करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने रीपा शुरू किया, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार निर्माण विपणन की सुविधा मिलती थी। भाजपा सरकार ने उसे बंद कर दिया। रीपा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे 28 साल में सब बर्बाद हो गए। कल मंत्रिमंडल रीपा का नाम अटल आजीविका समृद्धि योजना के नाम से फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह सरकार यूटर्न सरकार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोरिया में 3 लोगों को जिंदा जला देने की घटना के बाद सरगुजा में खनिज विभाग जांच कर रहा है। कल एक रेत से भरे ट्रक को खनिज विभाग ने पकड़ा। बताते हैं कि इस कार्यवाही से नाराज होकर रेत माफिया ने कार्यवाही करने वाले आरक्षक की पिटाई कर दी। जब्त ट्रक भी छुड़ा ले गए। यह घटना बताती है कि रेत माफिया कितना ज्यादा ताकतवर है, उसे सरकार का कितना ज्यादा संरक्षण मिल रहा है। रेत के खेल में सीधे सरकार शामिल है। बड़ी घटनाओं के बाद इस प्रकार की घटना होना बताता है कि सरकार रेत की काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रही है। देखिए, ट्रेनिंग कैंप में जब राहुल गांधी जी आए तो प्रदेश के पूरे नेता साथ में थे और अभी भी साथ में है। परसों महंत जी का उद्बोधन हुआ तो मैं स्वयं पूरे उनके उद्बोधन में शामिल था और आज स्वयं मेरा उद्बोधन है। आज शाम को 6 बजे से 7 बजे तक फिर टीएस सिंहदेव जी का उद्बोधन है, वहाँ पे भी मैं रहूँगा। फिर उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उद्बोधन होगा 27 तारीख को, वहाँ भी मैं रहूँगा। तो अगर पूरे कांग्रेसी एक साथ, कांग्रेस के नेता एक साथ बैठ रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इतना डर क्यों रही है? खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करके। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए नर्मदापुरम और सीहोर जिला प्रशासन की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम रसूलिया निवासी 83 वर्षीय रामगोपाल टोकसे, जो ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हैं, को गंभीर हालत में तत्काल उच्च स्तरीय उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें नागपुर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा सुबह सीहोर जिला प्रशासन से बुधनी स्थित ट्राई ट्रेंड हेलीपैड पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर बाला गुरु के निर्देश अनुसार प्रशासनिक आमला तत्काल सक्रिय हो गया और मरीज के सुरक्षित आवागमन से लेकर हेलीपैड पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की गई। बुधनी तहसीलदार ललित सोनी ने बताया कि प्रशासन द्वारा मरीज को नर्मदापुरम से बुधनी हेलीपैड तक सुरक्षित और सुगमता से पहुंचाने के साथ ही एयर एम्बुलेंस के संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आपसी समन्वय स्थापित कर पूरी प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। सुबह लगभग 11 बजे रामगोपाल टोकसे को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर के लिए रवाना किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर रूप से बीमार, दुर्घटना पीड़ित एवं आपदा प्रभावित मरीजों को त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मई 2024 से अब प्रारंभ हुई यह सेवा आज जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक पहल साबित हो रही है।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां अमरावती शहर में कल शाम हुई भारी बारिश के कारण जिला सामान्य अस्पताल परिसर में पानी भर गया था। अस्पताल के सिटी स्कैन विभाग, आपातकालीन वार्ड और अन्य हिस्सों में पानी घुसने से मरीजों और अस्पताल प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद आज अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने जिला सामान्य अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सांसद वानखेड़े ने अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद पवार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी गिरी तथा मनपा के स्वच्छता अधिकारी अजय यादव को अस्पताल में बुलाकर घटना के संबंध में जानकारी ली और जवाब तलब किया। उन्होंने कहा, मानसून से पहले आवश्यक योजना और नालों की सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं समय पर नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सांसद वानखेड़े ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा अस्पताल और मरीजों को भुगतना पड़ा। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा जल निकासी व्यवस्था को तत्काल सुधारने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में हुई अव्यवस्था और मरीजों को हुई असुविधा पर भी चिंता व्यक्त की। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक मामूली विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। अंधेरी से बोरीवली के बीच फर्स्ट क्लास कोच में सीट और बारिश के दौरान दरवाजा बंद करने को लेकर हुए झगड़े में 22 वर्षीय मयंक रमेश लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उतरकर फरार हो गया। इस घटना ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। मयंक लोहार विरार निवासी थे और अंधेरी के एक निजी कंपनी में सेल्समैन के रूप में कार्यरत थे। कम उम्र में ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। रोज की तरह काम खत्म कर घर लौटते समय वैसे हिंसक घटना का शिकार हो गए। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मयंक के पिता रमेश लोहार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं उनकी मां बेटे को खोने के गम में बेसुध है। घटना के बाद मयंक की छोटी बहन ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके भाई पर लगातार हमला हो रहा था तब डिब्बे में मौजूद यात्रियों से बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए। सीसीटीवी फुटेज में कोच में कई यात्रियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, जिससे इस घटना को लेकर संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी बहस तेज हो गई है। अब बात करेंगे राजस्थान की खबरों की, जहां भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बगरू जयपुर में SBI स्मार्ट अग्री ग्राहक सम्मेलन का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक सम्मानित कृषि ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक गोविंद नारायण गोयल, महाप्रबंधक रजनीश कुमार, उप महाप्रबंधक प्रणेश प्रशांत, उप महाप्रबंधक रविशंकर चौधरी, अभिजीत कुमार झा, क्षेत्रीय प्रबंधक चित्रकूट और भारतीय स्टेट बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों एवं कृषि उद्यमियों को बैंक की कृषि वित्त पोषण योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग पहलों, किसान हितैषी सेवाओं तथा आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। वीडियो एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतियों के माध्यम से SBI की विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं एवं सेवाओं का विस्तार से परिचय कराया गया। इस अवसर पर कुछ प्रगतिशील कृषि ग्राहकों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाकर स्थानीय कृषि उद्यमिता का उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा अपने अनुभव अन्य किसानों एवं अतिथियों के साथ साझा किया, जिससे कार्यक्रम और अधिक प्रेरणादायक एवं उपयोगी बना। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राहकों के साथ आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक पर उनके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया तथा किसानों से विभिन्न कृषि योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। ग्राहकों द्वारा बैंक के साथ अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए गए, जो SBI की ग्राहक केंद्रित सेवाओं एवं विश्वास का सशक्त प्रमाण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड KCC सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। साथ ही साथ सभी सम्मानित ग्राहकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मेलन किसानों को सशक्त बनाने, आधुनिक एवं सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र के प्रति भारतीय स्टेट बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ने कहा, आइए हम सभी मिलकर भारतीय कृषि को और अधिक सशक्त बनाने तथा किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लें। तो हम जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज जैसे गाय पालन, दूध डेयरी, कुक्कुट पालन,
इस तरह की, और अगर हम ये कहें कि प्रथम लेवल की प्रोसेसिंग जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, और ये कहें दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एक तरह से हम प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करके बेचें, उसको उसका वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को बेचें, तो किसानों की आय स्वाभाविक रूप से बिक्री का कई गुना हो जाएगी। और जो किसान को उपज का जो मूल्य मिलता है वो वैल्यू एडिशन की वजह से उसके उत्पादन के उसमें कई गुना बढ़ती है। सो हमारा मूल उद्देश्य आज लोगों में, किसानों में जागरूकता करने का यही है कि जो भी सरकार की या फिर की जो तो फिलहाल इस ट्रेड लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।